नेक्स्ट, और यही है सबसे बड़ा अमेंडमेंट आपके सिलेबस का, जो है सेफ हार्बर रूल्स। सेफ हार्बर रूल्स स्टार्ट करने के पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये सेफ हार्बर रूल्स होता क्या है सर। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको अपने रेगुलर क्लासेस में सेक्शन 92 सीबी के बारे में बताया था। सेक्शन 92 सीबी सेफ हार्बर रूल, एक चीज आप समझो, आपको पता होना चाहिए कि इफ ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन टू, इफ एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन टू associate enterprises, then that transaction needs to be priced at arm's length price, right? अपने पढ़े सर 92C में आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला जाता है। सेक्शन 92B ए 92BA 92C पे अपने पढ़े इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैज टू बी प्राइस्ड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब सर यहाँ पे हमेशा चेक करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बताऊंगा, हमें हमेशा इंडिया में इनकम अराइज हो रहा है, इंडिया में इनकम आ रहा है, वो हमें चेक करना है। अल्टीमेटली क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, इंडिया में इनकम को कम दिखाते हैं, इंडिया में इनकम को कम अराइज करवाते हैं। दैट इज वाई आर्म्स लेंथ प्राइस का कॉन्सेप्ट आया, दैट प्राइसिंग ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी एज पर द आर्म्स लेंथ प्राइस, हैज टू बी एज पर द फेयर वैल्यू। अब होता क्या है कि ये झमेला झंझट बहुत ज्यादा होता है आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस जहां पे बेसिक इंडस्ट्री का रिसर्च करके गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक सेफ टेक्निक निकाल सकती है कि भैया तुम्हारा इतना मिनिमम मार्जिन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारा इंडस्ट्री में तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का मार्जिन है 15%। मान लो तुम्हारे तुम्हारे लेवल का जो इंडस्ट्री कर रहा है, तुम्हारे लेवल का जो बिजनेस कर रहा है, तुम्हारे लेवल का मतलब तुम्हारे लेवल का जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, 20 करोड़ का, तुम्हारे लेवल का जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन 15% आ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, अगर तुम हमारा तुम्हारा आर्म्स लेंथ आई मीन तुम्हारा अगर इनकम, तुम्हारा अगर प्राइसिंग 15% आ रहा है, तुम्हारा प्राइसिंग मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब कितना हो, 15%। मान लो इसका एक फिक्स कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि 15% तुमको मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर तुम 15% मार्जिन रखते हो तो तुम सेफ हो, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम्हारा प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर ये आर्म्स लेंथ प्राइस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट ही क्या है, दैट यू आर सेफ, you are not, the government is not going to enter into any litigation. The CBDT will accept this transfer pricing, the CBDT will accept the safe harbor because this rule has been made by the CBDT. CBDT ने रूल्स बना दिया है बेटा, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस में। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बना हुआ है, रूल नंबर 10T ए से लेके रूल नंबर 10T जी तक। मेन इसमें रूल 10T डी है जो आपको याद रखना है, ये CBDT का बनाया हुआ रूल है, वेयर इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से सर्विसेज है या गुड्स है जिसपे सरकार ने फिक्स कर दिया है, सीबीडीटी ने फिक्स कर दिया है कि ये मार्जिन अगर तुम रखेगा तो हम फिर आर्म्स लेंथ के झमेले में नहीं जाएंगे, तुम सेफ हो, तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। मतलब बेसिकली हमारे बताए हुए मार्जिन को अगर तुम एक्सेप्ट कर लिए तो बस ठीक है, डन, उसके बाद कोई लिटिगेशन नहीं, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, डन है तुम्हारा। ये सब कुछ आपको अपने रिटर्न ऑफ इनकम में शो करना पड़ता है, राइट। तो सेफ हार्बर रूल अपने को ये जानना है कि सीबीडीटी कौन से सर्विसेज का क्या मार्जिन रखा है, कौन से गुड्स का क्या मार्जिन रखा है। बस शॉर्ट में इतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली टेक्निकल टॉपिक है जो अपने सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। सप्लीमेंट्री पेपर में डाला है इन्होंने, काफी सारा चीज डाला है, मैंने भी डाल दिया अपने मटेरियल में, आपके नोट्स में, बट आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और आपके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया समरी लास्ट पेज में रेडी करके रखा है। ये जो नोट्स है, अगर आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो तो आपको टेलीग्राम नोट्स में मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप मेरे एनरोल स्टूडेंट हो तो आपको ऐप पे ड्राइव लिंक है, जो आपको ड्राइव लिंक जो आपके पास है नोट्स का, उसमें आपको मिल जाएगा सर, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेफ हार्बर रूल्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है 25-26, ये नोटिफाई कर दिया गया है और तभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेफ हार्बर रूल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ये देखो, ये 25 मार्च को नोटिफाई की गई थी, इसलिए जून 25 के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये जून 25 के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये दिसंबर 25 एज वेल एज जून 26, दिसंबर 26 सबके लिए ये सेफ हार्बर रूल क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 92 सीबी पहले बोलता क्या है सर, सबसे पहले अगर हम लोग सेक्शन में आए तो सेक्शन बड़ा सिंपल बात करता है,
अगर हम लोग सेक्शन में है तो सेक्शन बड़ा सिंपल बात करता है 92 CB सेफ हार्बर रूल्स, प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी शैल बी एक्सेप्टेड, एएलपी शैल बी इग्नोर्ड। एकदम सेफ बात करता है, प्राइस विच विल बी डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी एज पर सेफ हार्बर रूल्स विल बी एक्सेप्टेड एंड आर्म्स लेंथ प्राइस विल बी इग्नोर्ड। आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से आपको वैल्यूएशन नहीं करना है, मार्जिन नहीं निकालना है। हेलो, आपको सेफ हार्बर रूल जो है आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से नहीं निकालना है, आर्म्स लेंथ प्राइस जो है आपको वैसे ही चलाना है, मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा। आपको बेसिकली वो उसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करना है। प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी विल बी एक्सेप्टेड, एएलपी विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो सर एक बार आप हमें बताओ कि सर ठीक है 92 सीबी में सेफ हार्बर रूल्स अपने को लेकर चलना है, अगर वो रूल हम अडॉप्ट कर लिए, उतना मार्जिन हम मिनिमम डिक्लेयर कर दिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि बस हो गया, फिर एएलपी भूल जाओ, एएलपी इग्नोर नहीं करना, तुमने हमारे रूल को बताए हुए को फॉलो किया है, देन दैट इज डन, उसके आगे आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए सर अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है। मैं पहले आपको मेन बात बताने जा रहा हूं, एकदम मेन बात पे हिट करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो गवर्नमेंट ने बेसिकली यहां पर क्लियर कर दिया कि वेयर एन एलिजिबल एसएससी हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इसका भी मीनिंग समझेंगे कि कौन है, पहले तो ये समझेंगे कि सेफ हार्बर रूल कौन जा सकता है। तो eligible SSE has entered into an international transaction and the option exercised by the SSE is not held to be invalid under Rule 10E. Option and by the said SSE is not held to be invalid under Rule 10E. मतलब कभी कभी आपको ये safe harbor rule नहीं मिलेगा, then the transfer price declared by the SSE in respect of such transaction shall be accepted by the income tax authorities. तो where a eligible SSE has entered into an eligible international transaction and the option exercised by the SSE is not held to be invalid under Rule 10E, then the transfer pricing declared by the SSE will be accepted by the income tax authority if it is as per this. यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे पता है, अभी हम लोग सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है 10TD, उसके बाद आगे पीछे सब सिंपल सिंपल चीज है वो बाद में देखेंगे। पहले मेन अपने रूल 10TD देख लेते हैं जो आपके ट्रांजैक्शंस को बताता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस का क्या क्या मार्जिन आएगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस का क्या क्या मार्जिन आएगा। तो पहले देखिए एकदम हम ना आपको नोट्स में बहुत चीज देके रखा है, बट अल्टीमेटली आपको मैं बेसिक चीज बताऊंगा। नोट्स में मैंने बहुत चीज देके रखा है, ठीक है, बट मेन जो चीज आपको याद रखने का वो मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहला जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब किया गया है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। एक चीज बता देता हूं, क्या सोच के सरकार ये सर्विसेज को नोटिफाई कर रही है फॉर सेफ हार्बर। देखो सरकार को भी लिटिगेशन पसंद नहीं है, गवर्नमेंट ने अलग अलग सर्विसेज को देखा और चेक किया कि कौन से सर्विसेज में नॉर्मली इंडस्ट्री मार्जिन फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स होता है। नॉर्मली उस इंडस्ट्री का पूरा रिसर्च करके रखा है गवर्नमेंट ने कि इस इंडस्ट्री में जनरली एसोसिएट एंटरप्राइज एक दूसरे से इतना चार्ज करना चाहिए, ये रीजनेबल मार्जिन निकालते हैं। और जिस पर्टिकुलर सेक्टर का वो नहीं निकाल सकते बिकॉज वो केस टू केस अलग होता है, किसी का 10, किसी का 50, किसी का 40, वहां पे वो सेफ हार्बर रूल नहीं निकालते हैं। सेफ हार्बर रूल वही निकालते हैं जहां पे गवर्नमेंट को लगता है गवर्नमेंट का फायदा है। अगर वो फिक्स कर देगा तो उनको अलग अलग लिटिगेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने फिक्स कर दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज सेक्टर में अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, तो मिनिमम आपको 17% मार्जिन अगर आप चार्ज कर लिए, यू आर सेफ, यू आर सेफ, यू हैव कम अंडर द सेफ हार्बर रूल। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं आएगी। बट वो कब, जब आपका ट्रांजैक्शन सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, मान लो आपने ऑस्ट्रेलिया में, आपने लंदन में, आपने स्वीडन में, आपने ऑस्ट्रिया में, आपने यूएस में, आपने अलग अलग जगह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस दिया है, तो सब मिलाकर अगर टोटल ट्रांजैक्शन आपका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, कितना 100 करोड़ से अगर आपका 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है सब कुछ मिला के, तो 17% मार्जिन इज द मिनिमम मार्जिन विच यू विल हैव टू डू। मतलब ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी फ्रॉम द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का 15% आपको प्रॉफिट मिनिमम, सॉरी 17%, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मिनिमम 17% प्रॉफिट आपको मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंकर हुई है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 17% मिनिमम आपका प्रॉफिट होना चाहिए सर। ठीक है, मिनिमम 17% क्या होना चाहिए,
प्रॉफिट होना चाहिए। बट जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बताओगे कि भैया मेरे तो 100 करोड़ नहीं, मेरा तो बड़ा लेवल का काम है, सब तो गवर्नमेंट बोलती है भैया तब तो थोड़ा बड़ा लेवल का काम है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर आपका वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है बट 300, ये अभी अमेंड हुआ है, पहले ये 200 करोड़ होता था, अभी इसको अमेंड कर दिया गया, बट 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन है, डोंट वरी, मैंने इसका पूरा एक जगह समरी दे दिया है। ठीक है, मैंने इसका पूरे एक जगह समरी दे दी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उसको कैसे अटेंड करना है। तो सर वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ देन 17%, वेयर द वैल्यू एक्सीड्स 100 करोड़ बट नॉट मोर देन 300 करोड़ देन इट इज 18%। ये मिनिमम है सर, अगर हम इससे ज्यादा दिखाएंगे तो गवर्नमेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मिनिमम है। इनकम अगर कम दिखाएगा तो दिक्कत होगा ना, टैक्स कम लगेगा। अगर तुम ज्यादा दिखाएगा, मार्जिन ज्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। तो मिनिमम 17% मार्जिन एंड मिनिमम 18% मार्जिन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये कौन सा सर्विस हमने पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का क्या मतलब होता है वो भी दिया हुआ है, वो अपने सॉफ्टवेयर सर्विस डेवलपमेंट सर्विस का क्या जो मतलब होता है वो भी अपने को दिया हुआ है, इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है। इसका पूरा एक लिस्ट है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन इज जस्ट रीडिंग यार, इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं, इतना बस मार्जिन तुमको याद रख के चलना है, बाकी इतना है जो मीनिंग कैन ऑल वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो आप रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस हो गया। ठीक है, सपोज उसमें अलग अलग एक्टिविटीज हो जाता है, बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है, सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टम, कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, एडिंग एनी फंक्शनैलिटी, डीबगिंग ऑफ सिस्टम्स, adaptation of software, preparation of user documentation, but it does not include any R&D services। क्यों, क्योंकि R&D के ऊपर अलग है, हम बात करेंगे R&D के ऊपर, हम बात करेंगे इसके ऊपर एक अलग एंट्री है। ठीक है, R&D के ऊपर एक अलग एंट्री हम बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में R&D इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वेदर और नॉट इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। तो यहाँ पे जो आपका R&D, अगर हम खाली R&D कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं, मतलब आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर R&D करो तो भी वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड का पार्ट नहीं है। रिसर्च इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं होगा, ये माना नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। सेम पॉइंट, सेम मार्जिन्स इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जनरली ये सबसे बड़ा फेमस सेगमेंट है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, इसमें बीपीओ जैसा यूनिट्स आ गया, बीपीओ मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड, ये सब मशीन बेस्ड सिस्टम्स है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। इसमें ह्यूमन टच, इसमें इंप्लॉय टच, इसमें नॉलेज एलिमेंट कम है, ये सबसे ज्यादा मशीन रिलेटेड ओरिएंटेशन है। तो यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन कितना होगा सर, इफ योर वैल्यू डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ तो 17% से ज्यादा नहीं दिखाना पड़ेगा, बट अगर जैसे आपका वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है बट 300 करोड़ से ज्यादा नहीं तो 18%। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अगर 300 करोड़ से ज्यादा है ना तो सेफ हार्बर ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा भैया तब तो वैल्यू ऑफ स्टेक बहुत ज्यादा है, अगर आपका 300 करोड़ से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तब हम सेफ हार्बर में जाएंगे नहीं, क्योंकि सेफ हार्बर में क्या होता है ना, गवर्नमेंट भी कमिट हो जाता है कि इससे ज्यादा मार्जिन लेना ही नहीं है, कोई इतना ही परसेंट मार्जिन दिखाएगा तो वो अपना इनकम को कम भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट बोलता है यार 300 करोड़ तक ही हम अलाउ करेंगे सेफ हार्बर, उसके ऊपर हम एएलपी में आओ, अगर 300 करोड़ से ज्यादा है तो तुमको आर्म्स लेंथ प्राइस में आना पड़ेगा, देन यू हैव टू फॉलो द एएलपी अप्रोच, ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक आपको एएलपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा आपका ये जो 17% है 18% ये तो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक ही है, आपको लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के ऊपर ही, बट आप सेफ हार्बर में हो, आपके ऊपर फ्यूचर में कोई लिटिगेशन नहीं आएगा बिकॉज यू आर अंडर सेफ हार्बर रूल्स। ठीक है, तो 100 करोड़ तक हो गया 17%, 100 से ज्यादा बट 300 करोड़ तक हो गया 18%। सिमिलरली फॉर आईटी एनेबल्ड सर्विस, आईटी एनेबल्ड सर्विस में भी यही है, अप टू 100 करोड़ तक का अगर टोटल ट्रांजैक्शन है सब कुछ लेके पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, देन इट इज मिनिमम 17%। 100 से ज्यादा है बट अप टू 300 है तो इट इज मिनिमम 18%, और मोर देन 300 करोड़ है तो यहां पर आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपको यहां पे आर्म्स लेंथ प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज मींस व्हाट, द फॉलोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, मैंने बताया ना बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड
मेनली विद द असिस्टेंस और यूज ऑफ आईटी, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है और उसमें जनरली नॉलेज रिलेटेड जो है नहीं। देखो क्या लिखा है, डज नॉट इंक्लूड एनी आर एंड डी सर्विसेज वेदर और नॉट इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। आर एंड डी वाला जो पॉइंट है, रिसर्च डेवलपमेंट नॉलेज रिलेटेड कंटेंट आईटी एनेबल्ड में नहीं आएगा। बाकी आईटी एनेबल्ड में क्या आएगा, देखो बेसिकली बैक ऑफिस किसी कंपनी का चल रहा है तो एक बीपी हो गया एक तरीके से, कॉल सेंटर्स हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग हो गया, लीगल डेटाबेसेस हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन सर्विसेज हो गया, पेरोल हो गया, रिमोट मेंटेनेंस सर्विसेज आउटसोर्स किया जा रहा है, पेरोल आउटसोर्स किया जा रहा है, रेवेन्यू अकाउंटिंग आउटसोर्स किया जा रहा है, सपोर्ट सेंटर है, वेबसाइट सर्विसेज है, डेटा सर्च इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस, रिमोट एजुकेशन, एक बार बस पढ़ के जाना, क्लिनिकल डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स छोड़ के बाकी जो क्लिनिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज है वो भी आईटी एनेबल सर्विसेज में आएगा। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रट के जाना है, बस एक बार पढ़ लेना, मार्जिन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आया नेक्स्ट आपका केपीओस, ये हो गया आपका केपीओस, ठीक है। यहां पर होता है बेटा, शॉर्ट में बोले तो यहां पे नॉलेज, यहां पे बात होगा नॉलेज शेयरिंग का, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका आईटी का। तो जहां पे आईटी के साथ नॉलेज भी आ जाता है ना, तो वहां पे केपीओ होता है, बट जहां पे खाली आईटी ही है तो वहां पे आईटी एनेबल्ड सर्विस हम कहते हैं। जहां पे नॉलेज आता है तो वहां पे डेफिनेटली मैन पावर इन्वॉल्व होगा ना, कि नॉलेज तो जनरली इंसान में ही है, मैन पावर पर ही है, और मैन पावर आपके एम्प्लॉय कॉस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मैन पावर आपके एम्प्लॉय कॉस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब आपका केपीओ यूनिट्स का, केपीओ यूनिट्स में क्या किया कि केपीओ यूनिट्स में, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, केपीओ यूनिट्स में, ठीक है, केपीओ यूनिट्स में यहां पे तो सबसे पहले कैप कर दिया, योर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन शुड नॉट एक्सीड 200 करोड़, योर मैक्सिमम वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 200 करोड़। यहां पे 300 करोड़ नहीं है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 300 करोड़ नहीं है, 200 करोड़ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड नॉट एक्सीड कितना, 200 crores, and the operating margin declared by the eligible SSE from the transaction in relation to the operating expense। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे हम क्या चेक करेंगे, यहां पे आप हम चेक करेंगे कि आपका टोटल इंप्लॉय टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसमें इंप्लॉय कॉस्ट का परसेंटेज कितना है। अगर आप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्लॉय को लगा के रखे हो, बहुत सिग्निफिकेंटली आप इंप्लॉय को पैसा दे रहे हो, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेजर खर्चा इंप्लॉय कॉस्ट का है, कि कम से कम 60% खर्चा आपका इंप्लॉय लग रहा है कॉस्ट का, तो वो केपीओस को तो सरकार बोलेगी कि भाई तुम तो ज्यादा बिलिंग करो क्योंकि तुम्हारा मेजर खर्चा तो इंप्लॉय कॉस्ट का है, तो वहां पे कम से कम 24% मार्जिन आपको दिखाना पड़ेगा। दिस इज योर मिनिमम ऑपरेटिंग मार्जिन in case of KPO units where your employee cost is at least 60%। कम से कम 60% अगर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है तो आपको मिनिमम यहां पर 24% जो है अपना मार्जिन दिखाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा वैसे वैसे आपका मार्जिन कम होगा। नेक्स्ट रेंज क्या है, 40% से ज्यादा है, ठीक है, 40% और ज्यादा है, बट लेस देन 60% है, 60 के नीचे आ रहा है बट 40 और मोर है, तो वहां पे 3% का कम कर लीजिए, आप 21% कर लीजिए। वैसे 40 से अगर कम है, डज नॉट एक्सीड 40 है, तो यहाँ पे 18 कर लीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 18, 21, 24 ऐसे भी याद कर सकते हो, 18, 21 और 24। तो लेस देन 40, 40 से 60, अबव 60, ये हो गया आपका कम से कम मिनिमम परसेंटेजेस फॉर एम्प्लॉय कॉस्ट। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। ये शॉर्ट में आपको डिटेल में आगे बताएंगे, बट ये इतने ज्यादा काम का नहीं जितना अभी परसेंटेजेस हम जो पढ़ रहे हैं वो काम का है सर। केपीओ मतलब क्या होता है, इट मींस फॉलोइंग बीपीओ provided mainly with assistance of use of information technology requiring application of knowledge। मैंने बताया आईटी के साथ किसको मिक्स कर दिया, नॉलेज को भी मिक्स कर दिया, एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स को भी मिक्स कर दिया, जो कि इस तरीके स्किल्स है, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर सर्विसेज, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह वगैरह। अगेन इसमें आर एंड डी सर्विसेज कहीं पर भी नहीं आ रहा है, अगर आप देख रहे होंगे आर एंड डी सर्विसेज कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर हम अलग से जो है चर्चा करेंगे। देखो आर एंड डी सर्विसेज यहां पर आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना केपीओ, ठीक है, आप टेंशन मत लो, नीचे में पूरा इसका रिवीजन का पार्ट दिया हुआ है, तो जब अपने वहां पर आएंगे
तो आपको ये रिवाइज करा दिया जाएगा। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी एनेबल्ड बीपीओ 17% 18% ऑपरेटिंग मार्जिन पे है। नेक्स्ट केपीओ सर्विसेज एम्प्लॉय कॉस्ट 40% से कम है तो 18%, 40 से ज़्यादा 40 और मोर लेस 60 तक है तो 21%, मोर देन 60 है तो 24%। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आर&डी है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा 24%। आइए, तो अभी तक हो गया सर जो हमने पढ़ा, ये सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट आर&डी देख लीजिए, देखिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आर&डी जो है दैट वाज नॉट कवर्ड इन द अबव टू। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज होली एंड पार्टली रिलेटिंग टू व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आर&डी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है ना, उस पे सेफ हार्बर नहीं है। सेफ हार्बर इसी पॉइंट पर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर अगर आप कोई आर&डी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस होली और पार्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द फॉलोइंग। इसका पूरा लिस्ट है बेटा, ये आपको लर्न नहीं करना है, टेलिंग यू आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस ये दिया हुआ है, इसका एक पूरा लिस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आर&डी सर्विसेज अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर रहे हैं तो वहां पे गवर्नमेंट का मानना है कि कम से कम 24% होना चाहिए, वेर योर वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 300 को। इसमें 100 करोड़ और 300 करोड़ का ब्रेकअप नहीं है, इसमें बस सीधा 300 करोड़ तक का अगर आपका वैल्यू है तो कम से कम सीधा 24% जो होगा ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट हैज टू बी योर प्रॉफिट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल एसएससी इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंस शुड नॉट बी लेस देन 24%। तो ये आपको, इसका एक फ्लैट है, क्योंकि भैया आर&डी कर रहे हैं, मजाक नहीं है, आर&डी कर रहे हैं, हैवी कॉस्ट लगता है इस सब में, तो जो भी कॉस्ट लग रहा है उसका 24% मिनिमम मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना आर&डी में जो है प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर मेरी वैल्यू 300 करोड़ तक है तो 300 करोड़ के ऊपर होती आप सेफ हार्बर से निकल जाते हो, आपके ऊपर सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होता है सर। एम आई क्लियर ऑन दिस? अब देखिए, एक सेपरेटली इन्होंने यहां पर भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए, जो फार्मास्यूटिकल दवाई बनाया जाती है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल दवाई बनाया जाता है, वहां पे हमने बात किया कि जो फार्मास्यूटिकल दवाई बनाया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने के लिए अपने को जो चाहिए होता है, वहां पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आर&डी सर्विसेज यूज, कॉन्ट्रैक्ट आर&डी सर्विसेज जो कि जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए यूज किया जा रहा है, इट्स अ ड्रग दैट इज कंपेरेबल टू अ ड्रग already approved by the regulatory authority in dosage form, strength, route और administration and performance characteristics and intended use। मतलब जो अप्रूव किया जाता है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आपका वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सर आपके ऊपर ये सेफ हार्बर रूल लग जाएगा, where your profit margin should not be more than 24, I mean should be at least 24%। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर जगह देखा जा रहा है, देखो हर जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है देखा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सेम चीज हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट आर&डी सर्विसेज में, यहाँ पे 24% देखना है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल ड्रग हो चाहे वो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, 24% है फिक्स। बाकी इसमें इंप्लॉय कॉस्ट में भी तुम ध्यान दिया होगा मैक्सिमम 24 ही है, वो तो नीचे गिरते हैं तो 3% नीचे गिरते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी एनेबल्ड में कितना है, 17% एंड 18% है। नो सेफ हार्बर रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर अदर सर्विसेज। किसी और सर्विसेज के अलावा, इसके अलावा कोई और सर्विसेज है तो सेफ हार्बर रूल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेफ हार्बर रूल 10TD वाले एक्टिविटीज पर ही लगेगा, और रूल 10TD में जो एक्टिविटीज है उसी के ऊपर सेफ हार्बर रूल लगने वाला है दोस्त, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट में अपने आते हैं लोन्स, थोड़ा सा लोन बाद में आते हैं, गारंटी बाद में आते हैं, पहले इसमें आ जाओ बेटा, गुड्स में आ जाओ। यहां पर हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स का, तुमको पता है गुड्स, ऑटोमोबाइल गुड्स है, गाड़ी गुड्स है। बात किया जा रहा है किसका, कोर ऑटो कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब एक चीज समझेंगे, एक होता है कोर ऑटो कंपोनेंट्स, एक होता है नॉन कोर ऑटो ओपोनेंट्स। एक होता है कोर ऑटो ओपोनेंट कंपोनेंट्स और एक होता है नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट्स। दोनों के बारे में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 10 में, ठीक है। जहां पे हम बात कर रहे हैं कोर ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब गाड़ी का, ऑटोमोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट जो होता है,
अगर हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार बोलती है मिनिमम मार्जिन आपको 12% रखना पड़ेगा। मिनिमम मार्जिन कितना रखना पड़ेगा? 12% रखना पड़ेगा अगर आप गाड़ी बना रहे हो, कंपोनेंट्स बना रहे हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर कंपोनेंट्स, द ऑपरेटिंग मार्जिन विच शुड बी डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी लेस देन 12%। इट शुड नॉट बी लेस देन 12%। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोर ऑटो कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, एक बार ये एमसीक्यू के लिए याद रखो। कोर ऑटो कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? एक तो मेन इंजन होता है गाड़ी का, इंजन के पार्ट्स होते हैं, राइट, इंजन के वेल्व्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग पार्ट्स होता है, इंक्लूडिंग गियर्स, उसका व्हील्स, उसका स्टीयरिंग, उसका क्लचेस, उसका ब्रेकिंग पार्ट्स होता है, सस्पेंशन पार्ट्स होता है, राइट, ब्रेक लाइनिंग्स होता है, लीफ स्प्रिंग्स होता है। और इस बार जो अमेंडमेंट आया आपके एग्जाम के पहले वो ये है, इसको भी ऐड कर दिया गया, ये हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो कि लिथियम आयन बैटरीज होते हैं फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसको भी ऐड किया गया है कि इसको भी अगर आप मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे तो सेफ हार्बर रूल मिलेगा आपको। लिथियम आयन बैटरीज फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहां पे आपका जो मार्जिन होगा वो मिनिमम कितना होगा? 12% का होगा। वो मिनिमम कितना होगा? 12% का होगा, तब जाके आप सेफ हार्बर हो। वरना फिर एएलपी में जाइए, एएलपी में लिटिगेशन हो सकता है, नहीं भी हो, आप जाइए सेफ हार्बर में। सेफ हार्बर में जाएंगे तो मिनिमम 12% आपको दिखाना पड़ेगा, और से 12% आप दिखा दिए तो फिर गवर्नमेंट आपके साथ लिटिगेशन नहीं करेगा। लेकिन यही अगर नॉन कोर ओपोनेंट्स होते हैं, नॉन कोर ऑटो ओपोनेंट्स मतलब एनी कंपोनेंट अदर देन कोर, ठीक है, कोर के अलावा अगर कोई और कंपोनेंट बचता है तो नॉन कोर में आ गया, और वहां पे आपको जो मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा वो 8.5 दिखाना पड़ेगा। तो इसमें या तो 12% होता है या तो 12 पॉइंट आई मीन साढ़े या तो 8.5%, 8.5% होता है नॉन कोर के लिए, और कोर के लिए कितना होता है? 12% होता है। कोर के लिए कितना होता है बेटा? 12% होता है, ठीक है। देखिए इसका भी चार्ट क्या बनाया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एसोसिएट एंटरप्राइज को कर रहे हैं, मिनिमम मार्जिन कितना होगा? मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करे ऑटो कंपोनेंट, कोर ऑटो होगा तो 12% होगा, और नॉन कोर होगा तो 8.5% होगा। ये सब कुछ किसका कैलकुलेट करेंगे? अभी तक जो भी कर रहे हैं किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग खर्चे का। आपका जो ऑपरेटिंग खर्चा है उसका 12% आपको प्रॉफिट दिखाना है। इन केस ऑफ कोर, नॉन कोर के केस में आपको 8.5% प्रॉफिट दिखाना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना गुड्स का, कितना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का वैल्यू होगा, इसमें कोई लिमिट एज सच नहीं है, ठीक है। सो दिस इज डन। अब आ जाओ गारंटी में, गारंटी में आ जाओ। गारंटी आपको जीएसटी में पढ़ाया गया था, कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं अपने, वैसे यहां पे भी कॉर्पोरेट गारंटी दिया जाता है। एक कंपनी अपने होली ओन सब्सिडरी को दे सकता है, ठीक है, जो कि उसका नॉन रेसिडेंट है, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है फॉर अ शॉर्ट टर्म बोरिंग और अ लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गारंटी, providing corporate guarantee is a kind of service which I might give to my subsidiary company। तो उसके लिए आई हैव टू चार्ज अ मिनिमम परसेंटेज, कि मुझे एक मिनिमम फीस चार्ज करना पड़ेगा, कि अगर मैं कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा हूं तो मुझे एक मिनिमम फीस चार्ज करना पड़ेगा। बस वही यहाँ पे एक सेफ हार्बर में दिया है। तो प्रोवाइड कॉर्पोरेट गारंटी, corporate guarantee means explicit guarantee extended by a company to its wholly owned subsidiary being a non-resident for any short-term or long-term borrowing। What is explicit guarantee? It does not include any letter of comfort. It does not include a letter of comfort, implicit corporate guarantee, performance guarantee और any other guarantee of similar nature। कोई performance guarantee या कोई letter of comfort ये सब included नहीं है, ये पैसा का नॉर्मल बात किया जाता है। जो भी कमीशन चार्ज किया जाएगा, मिनिमम फीस जो है वो 1% पर एनम मिनिमम चार्ज करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 1% पर एनम ऑन द अमाउंट गारंटीड। कम से कम 1% पर एनम होगा तब जाके यहाँ पे बात बनेगी। तो गारंटी का एक कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे मिनिमम कितना लगेगा सर? 1% लगेगा, ठीक है, याद रहेगा आपको ये पॉइंट, गारंटी का याद रहेगा, मिनिमम 1% ऑन द अमाउंट गारंटीड, ठीक है। अब बेटा अपने जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब अपने बात करने जा रहे हैं इंट्रा ग्रुप लोन्स का। अब अपने बात करने जा रहे हैं इंट्रा ग्रुप लोन्स का। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। इसमें 3 पॉइंट्स हम एक साथ डिस्कस करेगा, लेकिन इसको समझाने के लिए देखो 3 पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5A है, और एक पॉइंट नंबर 5B है। 3 पार्ट्स को मैंने एक साथ क्लब करके मैं समझाऊंगा, बहुत इजी लगेगा, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेसिकली यहां पे बात किया जाएगा इंटरेस्ट इनकम का।
मैं अगर लोन दे रहा हूं मेरे एसोसिएट इंटरप्राइजेस को, तो मैं उसे एक मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बस गवर्नमेंट ये बोलता है तुम्हारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना वो तुम्हारे सेफ हार्बर के हिसाब से होना चाहिए। नहीं करना है तो आर्म्स लेंथ प्राइस फॉलो करो, नहीं करना है तो आर्म्स लेंथ, और सेफ हार्बर करोगे तो इतना मिनिमम परसेंटेज तुमको चार्ज करना पड़ेगा इफ यू आर गिविंग लोन टू योर ग्रुप कंपनीज। इसलिए बोलते हैं इंट्रा ग्रुप लोन्स। क्या बोलते हैं? इंट्रा ग्रुप लोन्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आज अगर मैं किसी अच्छे कंपनी को लोन दे रहा हूं जिसका साउंड क्रेडिट वर्थिनेस है, तो वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। बट एक ऐसे कंपनी को लोन दे रहा हूं जिसका क्रेडिट रेटिंग उतना बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा। तो बस यू ऑल्सो नीड टू चेक ऑफ द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द एसोसिएट एंटरप्राइज टू हुम यू आर गिविंग द लोन। उसके बेसिस पे आपका सेफ हार्बर रूल में मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज जो करना है दैट हैज बीन नोटिफाइड। बहुत इजी है, इसको एक बार नहीं करते बेटा, एक बार नीचे आओ, मेरे लास्ट पेज में बहुत अच्छे से इसको आपको जो है टेबल बना के दिया है। देखो, लोन गिवन टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस इंट्रा ग्रुप लोन, मतलब विद इन द सेम ग्रुप आप लोन दे रहे हो, मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो देखो मैंने एक चार्ट बनाया है। एक तो यहां पे भी ना लोन का एक ओवरऑल कैप है। अगर सबसे पहले आप या तो लोन दोगे, या तो आप लोन दोगे अप टू 100 करोड़, या तो आप लोन दोगे अप टू 250 करोड़, या तो आप लोन देंगे मोर देन 250 करोड़। अप टू 100 करोड़, अप टू 250 करोड़, या 250 करोड़ से ज्यादा। ध्यान रखेंगे, सरकार ने बोला है कि अगर आप रुपीज में लोन दे रहे हो तो फिर हम आपको सेफ हार्बर तभी अलाउ करोगे जब आपका अप टू 100 करोड़ है। क्योंकि 250 तक और 250 से ज्यादा लोन फॉरेन करेंसी में अगर दिया जा रहा है तो ही सेफ हार्बर है। क्योंकि यहां पर इंडियन एंटिटीज को लोन दिया जा रहा है, यहां पे मेजॉरिटी केसेस गिरेगा, 100 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी। गवर्नमेंट सेफ हार्बर में अगर एंटर कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट एक लिमिटेशन में जा रही है कि भैया इसके बियॉन्ड इंटरेस्ट का इनकम चार्ज नहीं होगा। बट यहां पर गवर्नमेंट बोला नहीं, अप टू 100 करोड़ ही हम सेफ हार्बर में इंटरेस्टेड है, उसके बाद हम सेफ हार्बर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो लोन अगर आप अप टू 100 करोड़ दे रहे हो और वो भी रुपीज में दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा, जो भी इंडिया में एसबीआई रेट चल रहा है प्लस अ पर्टिकुलर रेट। क्या लिखा है? एसबीआई रेट चल रहा है, क्योंकि एसबीआई रेट क्या होता है? दैट इज द रेट एट विच बैंक्स डील विद ईच अदर। वो एसबीआई का कोटेड रेट होता है, मार्केट का थोड़ी ना रेट होता है कि पब्लिक के साथ इस रेट पे डीलिंग करेंगे। तो एसबीआई रेट से प्लस कुछ ज्यादा रहते हैं। जैसे तुमको पता होगा यूके में लाइबर चलता है, लेबर, ठीक है, यूके में क्या चलता है? लेबर। वैसे अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना उसी तरीके से रेट है। जैसे इंडिया में एसबीआई रेट है, वैसे अलग अलग कंट्रीज का अपना एक रेफरेंस रेट है। तो पॉइंट यह बेटा बोला जा रहा है कि जब तुम लोन इंडिया में दे रहा है, आई मीन आईएनआर में दे रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आईएनआर में आएगा। तो वहां पे तुमको एसबीआई रेट प्लस कुछ रेट देखना पड़ेगा। वो प्लस कुछ रेट क्या है? वो डिपेंड करता है कि जिसको तुम लोन दे रहे हो उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। और ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये बैंक्स देते हैं और रेटिंग एजेंसीज देते हैं। ये फिक्स्ड होता है, इनका एक नियम कानून होता है जो वैल्यूएशन अथॉरिटीज देते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनको क्रेडिट रेटिंग देते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मिनिमम अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से। तो सबसे हाईएस्ट जो रेटिंग होता है ना वो ए रेटिंग होता है। ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट रेटिंग होता है। उसके नेक्स्ट बेस्ट जो रेटिंग होता है वो ट्रिपल बी होता है। उसका भी रेडियन अलग अलग होता है, माइनस, नॉर्मल, प्लस। फिर उसके नीचे होता है बीबी, फिर होता है सी डी, और फिर लास्ट में हो सकता है क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल ही नहीं हो। तो देखो यहां पे मैं तुम्हें एक इजी सा एक टेक्निक बता देता हूं कि तुम्हें कैसे याद रखना है। देखो बट ऑब्वियस है, अगर तुम कोई अच्छा रेट सबसे टॉप रेटिंग वाले को अगर लोन दे रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट सबसे कम तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा। तो वहां पे तुम्हें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 1.75%। एसबीआई रेट प्लस, मतलब मान लो एसबीआई रेट अगर 7% चल रहा है तो 1.75 8.75 चार्ज करना है बस। ठीक है, ये प्लस वाला चल रहा है, ठीक है, प्लस एसबीआई रेट प्लस, एसबीआई रेट प्लस 1.75%। बीबी वाला है तो यहां पे तुम सीधा 1.75 बढ़ा देगा, यहां पे भी तुम 1.75 बढ़ा देगा, यहां पे भी तुम 1.75 बढ़ा देगा, यहां पे बस एवरेज रखेगा। पहला चार एकदम सेम है। देखो क्या, कैलकुलेटर निकालो, 1.75, इसमें 1.75 ऐड कर दो, 3. सॉरी 1.75 नहीं 1.5 होगा, माई मिस्टेक। 1.
1.5 1.5% बढ़ा दो, फिर 3.25 में 1.5%, 4.75, फिर इसमें 1.5%, 6.25। तो आप 3 बार 1.5%, 1.5% बढ़ाते गए, आपका 6.25 हो गया। खाली जब आपका क्रेडिट रेटिंग जिसको आप दे रहे हो लोन अवेलेबल ही नहीं है, तो तब जाके आप 4.25% चार्ज करेंगे। एसबीआई रेट प्लस 4.25%, आई रिपीट एसबीआई रेट प्लस 4.25%। ठीक है। सिमिलरली जब आपका लोन अप टू 250 करोड़ है बट लोन फॉरेन करेंसी में दिया जा रहा है, तब सरकार बोलती है कि ठीक है, सेम चीज यहां पे भी फर्स्ट सेकंड में 1.5 है, उसके बाद गवर्नमेंट ने तीनों में सेम कर दिया 4%, 4%, 4%। और यहां पे तुमको रेफरेंस रेट, मतलब उस कंट्री का जो रेफरेंस रेट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उस कंट्री का रेफरेंस रेट कैसे होगा, जैसे इंडिया में तो एसबीआई रेट चलता है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है, मैं क्या पता, विल डिस्कस। जो भी उनका रेट चल रहा है, जैसे इंडिया में एसबीआई रेट कंसिडर करते हैं, हर कंट्री का एक रेट होता है, जैसे यूके का मैंने बोला लाइबर रेट होता है, वैसे रेफरेंस रेट प्लस दिस रेट। तो एसबीआई रेट क्या हो गया बेसिकली बेटा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन 1 अप्रैल। जो ओपनिंग डेट का रेट है वही अपने को एसबीआई रेट लेना है उसका पूरे साल का। ठीक है। तो 250 करोड़ तक का अगर आपका लोन वैल्यू है एंड इट इज गिवन इन फॉरेन करेंसी, तो फर्स्ट टू ट्रिपल ए वाला और ट्रिपल बी वाला 1.5 एंड 3 है, उसके बाद बीबी वाला और C2D वाला, ठीक है, वो 4 है और नॉट अवेलेबल भी 4 है, वो सब तीनों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर पहला 2 तक ही है, इसके पहले पूरा 4 तक था, यहां पे पूरा 2 तक है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट में पूरा 4 तक है, नेक्स्ट में खाली 2 तक ही है। बट अगर आपका टोटल इंट्रा ग्रुप लोन का वैल्यू 250 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इंट्रा ग्रुप लोन का वैल्यू बेटा 250 करोड़ से ज्यादा है और फॉरेन करेंसी में लोन है। अब एक चीज ध्यान दिए, यहां पर तो बस 100 करोड़ तक ही है सेफ हार्बर, इफ द लोन इज इन INR, बट लोन अगर फॉरेन करेंसी में दिया गया है, ठीक है, लोन अगर फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 250 करोड़ के अबव के ऊपर वहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे, कब? ये तो एकदम सेम है, अगर तुम ध्यान दोगे फर्स्ट टू तो एकदम सेम है, 1.53 1.53 एकदम सेम है। ठीक है। यहां पर अगर तुम ऐसे ध्यान दोगे, इसका 4 लाइंस तक 1.5 चलेगा। डेढ़, जैसे 100 करोड़ वाला मोर देन 250 एकदम सेम है, या 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, 1.5 बढ़ा दो 3, फिर 3 से 1.5 और बढ़ा दो 4.5, 4.5 से 1.5 और बढ़ा दो 6, और वो 6 और 6 से C2D दो या नॉट अवेलेबल दो 6% होगा। रेफरेंस रेट प्लस 6%, रेफरेंस रेट प्लस 1.5, रेफरेंस रेट प्लस 3 प्लस 4.5 या प्लस 6। वैसे यहाँ पे 1.5 3 4 4 4, 1.5 3, ये सब याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। 1.5 3 4.5 6 6, और यहाँ पे क्या है 1.75 जब INR में, प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 और लास्ट में जाके 4.25। इसको और एक लैंग्वेज में समझो, इसको अपने बेसिस पॉइंट्स भी बोलते हैं, बीपी, बेसिस पॉइंट्स, मतलब सपोज 1.75% है, इसको 175 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं। 1.5% है, उसको 150 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं। 6% है, उसको 6 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे भी उसको डिनोमिनेट किया जाता है। रेफरेंस रेट क्या हुआ, बेसिकली इंटरेस्ट रेट यूज्ड ऑन दैट लोन्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एज ऑन 30 सितंबर। देखो एसबीआई रेट तो तुमको 1 अप्रैल चेक करना है, बट बाकी का जो रेफरेंस रेट है वो भी तुम्हें 30 सितंबर को चेक करना है। अब रेफरेंस रेट क्या होगा, अगर डॉलर का बात करें तो वो आपका यहां पर हम दे के रखे, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा, देखो रेफरेंस रेट का मतलब देखे, अगर डॉलर का बात करें तो 6 मंथ का SOFR, 6 मंथ्स का SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, डॉलर का बात करें तो सिक्योर्ड ओवरनाइट SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, करेंटली इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, has increased by 45 basis points। 45 basis points क्या हो गया, 0.45%। ये रेफरेंस रेट है। ठीक है। यूरो के लिए क्या देखेंगे, 6 मंथ यूरो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यूरिबोर,
करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय यूरोपियन मनी मार्केट इंस्टीट्यूट। यूके पाउंड के लिए क्या देखेंगे, लोन यूके पाउंड में दिया है तो 6 मंथ्स सोनिया, 6 months term sterling overnight index average currently administered by ICE benchmark administration Refinitiv has increased by 0.3%। जापानीज येन के लिए क्या देखेंगे, 6 months टोक्यो टर्म रिस्क फ्री रेट टॉफ करेंटली बेंचमार्क बाय क्विक बेंचमार्किंग एज इंक्रीज्ड बाय 10 basis points। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए क्या देखेंगे, 6 months बैंक बिल स्वैप रेट करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। सिंगापुर डॉलर के लिए क्या देखेंगे, 6 months कंपाउंडेड सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज सोरा, ठीक है, सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज, देखो ओवरनाइट ये भी है, ओवरनाइट ये भी है, ओवरनाइट ये भी है। करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर हैज इंक्रीज्ड बाय 45 basis points। एक बार रीड करके चले जाना, ये बेसिकली आपको लोन इन फॉरेन करेंसी में, जब जैसे इंडिया में आरबीआई रेट देखते हैं, बाकी उस कंट्रीज का आपको फॉरेन करेंसी का आपको रेफरेंस रेट देखना पड़ेगा, ये रेफरेंस रेट है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जो परसेंटेजेस मैंने आपको वहां पे दिखाया। देखो नीचे में जो मैंने दिखाया सेम चीज ऊपर लिखा हुआ है, देखो अब ध्यान दोगे, वेयर द लोन इज इन आईएनआर, ध्यान दो, लो इन आईएनआर में एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन्स, अमाउंट ऑफ लोन आईएनआर। इंट्रा ग्रुप लोन means loan advanced to associate enterprise being a non-resident where the loan is not advanced by an enterprise being a financial company। देखो बैंकिंग बिजनेस में नहीं लगेगा। when the loan is given by a enterprise being a financial company including a bank or a financial institution who is engaged in lending on borrowing of business, जिनका मेन काम ही यही है, उनके लिए ये वाला भैया रेट नहीं है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही ये है, ठीक है। where the loan does not include credit line or any other loan facility which has no fixed term for repayment, अगर आपका कोई रीपेमेंट का कोई टर्म ही नहीं है तो ये वाला सेफ हार्बर रूल आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये दो सिचुएशंस में आपके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, व्हेन यू आर इनटू बैंकिंग बिजनेस, व्हेन इनटू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यू आर एंगेज्ड इनटू लेंडिंग ऑन बोरोइंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, व्हेन देयर इज नो रीपेमेंट फैसिलिटी ऑफ द लोन, देन दिस पर्टिकुलर सेफ हार्बर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट रेट कैसे निकाला जाएगा सर, इज नॉट लेस देन 1 year मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई, दैट इज एसबीआई रेट एज ऑन 1 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको जो है कम से कम इतना रेट देखना पड़ेगा, प्लस क्या, ये सारे रेट्स, प्लस का परसेंटेज कितना ये मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, ठीक है। AAA to A रहेगा तो 1.75, वहां पे आपको जो है 1.5% बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे भी 1.5% बढ़ाना है, यहाँ पे भी 1.5%, 3 बार बढ़ाना, और लास्ट में आपका ये एवरेज हो जाएगा 4.25। ये कब होगा, when the credit rating is not available and the amount of loan to all the associated enterprises in INR does not exceed 100 crores। बस ये आपको चेक करना है, अगर ये 100 करोड़ से ज्यादा हो गया तो भैया ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली देखिए, वेयर योर लोन इज इन फॉरेन करेंसी, लोन किस में है, फॉरेन करेंसी में है, अप टू 250 करोड़ एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपको फॉरेन करेंसी का, रेलेवेंट फॉरेन करेंसी का रेफरेंस रेट लिखना है एज ऑन 30 सितंबर, प्लस ये रेट्स देखने हैं आपको 1.534, ठीक है, 1.534 तो देखिए सब में हो गया बाकी, क्योंकि वहां पे आपको याद होगा हमने 1.53 444 तीनों में देखे थे। ये अदर रेटिंग इट इज नॉट अवेलेबल। सेम यहां पर क्या है, इंट्रा ग्रुप लोन है, फॉरेन करेंसी है, all associated enterprise sum equivalent to 250 crore in aggregate exceeding, जहाँ पे लोन इंक्लूडिंग लोन टू ऑल एक्सीड्स 250 करोड़ है तो आपको 5B देखना पड़ेगा, वहां पे भी सेम है, इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, रेफरेंस रेट प्लस, तो यहाँ पे 1.53 4.5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे सी एंड डी जो अपने पढ़े थे वो भी 6% ही होगा, याद रखिएगा, ओके। तो रेफरेंस रेट का मीनिंग भी अपने देख लिए। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है सर, इट मींस द क्रेडिट रेटिंग असाइंड टू द एसोसिएट एंटरप्राइज बाय द सेबी रजिस्टर्ड एंड आरबीआई अक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब अल्टीमेटली एसोसिएट एंटरप्राइजेस जहां पे लोन दिया जा रहा है उसका क्रेडिट रेटिंग तो इंडिया ही करेगा। तो जो भी एसोसिएट एंटरप्राइज जिसको आप लोन दे रहे हो, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग जो उसको असाइन करेगा वो सेबी करेगा, सेबी रजिस्टर्ड एंड आरबीआई अक्रेडिटेड
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो आरबीआई ने उसको क्रेडिट करके रखा है, विच इज एप्लीकेबल इन द रेलेवेंट ईयर. सो हाउएवर where the associate enterprise has only one credit rating, then such rating shall be taken as its credit rating. जब उसका खाली एक ही रेटिंग है. But where they have a credit rating from more than one such credit rating, उनका मल्टीपल जो है वैल्यूअर्स ने रेटिंग करके रखा है, then the least of such rating shall be taken. मतलब मान लो कोई बी दे दिया, कोई ए दे दिया, तो आपको बी वाला लेना पड़ेगा, जो लीस्ट वाला, जो थोड़ा कम कम अच्छा है, वो रेटिंग मानी है. बट उसका अगर एक ही रेटिंग है तो एक ही लेगी. बट मल्टीपल रेटिंग उसको दिया हुआ है, तो जो लीस्ट है दैट हैज टू बी टेकन एट इट्स क्रेडिट रेटिंग. मतलब थोड़ा सा आपको नेगेटिव अप्रोच यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. रेफरेंस रेट देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है, किसका क्या रेट आपको लेना है, क्या मीनिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है. चलिए अब अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. अब वो ट्रांजैक्शन है लो वैल्यू सर्विसेज, लास्ट वाला. यहां पे अपने बात करेंगे पेमेंट का. अभी तक इनकम का बात कर रहे थे, यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेंस का, जो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और इसका मैक्सिमम कैप है 10 CR. ये है बेटा लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज. यहाँ पे आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हो जिसके लिए आपको पेमेंट करना है. जो बात बोल रहे हैं अपने लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज. लो वैल्यू, पहले समझो कि ये लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज का मतलब क्या है. Low value adding intra-group services means those services that are performed by one or more members of a multinational enterprise group on behalf of one or more other members of the same multinational enterprise group. मतलब अल्टीमेटली एसोसिएट एंटरप्राइज आपस में एक दूसरे को ये सर्विसेज दे रहे हैं. दे आर इन द नेचर ऑफ सपोर्ट सर्विसेज. ये सपोर्ट सर्विसेज दिया जा रहा है एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर बिजनेस. That is, such service neither constitute the profit earning activities nor contribute to the economically significant activities of the multinational group. They are not in the nature of shareholder services or duplicate services. They are neither requiring the use of any unique and valuable intangibles nor lead to the creation of unique and valuable intangibles. मतलब basically ये जो services दिए जाते हैं इसमें कोई significantly effort involved नहीं होता, इसलिए उसको low value बोला जाता है. They do not have any reliable external comparable services that can be used for determining their arm's length price. But they also do not include the following services. मतलब जो R&D एंड ऑल हो गया, ये सब कोई लो वैल्यू एड सर्विसेज नहीं है. ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है सर. ठीक है. लो वैल्यू सर्विसेज में क्या है, द एंटायर वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अ मार्कअप नॉट एक्सीडिंग 5%. जो भी आपने पेमेंट किया, आप मतलब बेसिकली जितना भी वैल्यू है, ठीक है, उसका 5% से ज्यादा खर्चा आपका नहीं लगना चाहिए. मैक्सिमम कैप इज 10 CR. मैक्सिमम कैप कितना है, 10 CR. 10 CR से ऊपर जाते ही आपका ये सेफ हार्बर से निकल जाएगा. द मेथड ऑफ कॉस्ट पूलिंग, the exclusion of shareholder cost and duplicate cost on the cost pool, and the reasonableness of the allocation keys used for allocation of cost to the SSE by the overseas associate enterprise is certified by the accountant. यहाँ पे एक accountant की रोल आती है. यहाँ पे accountant की रोल आती है क्योंकि यहाँ पे जो cost pool निकाला जाएगा, किस तरीके से ये cost निकाला जाएगा, कौन कौन से इसमें low value adding services है, कौन कौन से नहीं है, this has to be certified by a accountant. एक अकाउंटेंट को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाउ द कॉस्ट हैज टू बी एलोकेटेड. ठीक है. तो अकाउंटेंट का भी डेफिनेशन है, मैंने बताया था ना, मैं आपको ओवरऑल पहले बताऊंगा, फिर डिफरेंट है. यहाँ पे डेफिनेशन भी है. अकाउंटेंट वही हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें और भी होंगे सर, सीए के साथ और भी बहुत सारे अकाउंटेंट इसमें कवर्ड है, बट मेन इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कवर्ड है. ठीक है. सीए इन प्रैक्टिस, जो कि नॉर्मल डेफिनेशन अपने पढ़ते हैं सेक्शन 288 के एक्सप्लेनेशन में. ठीक है. तो देखो, अगर आप देख लिए तो अपने क्या क्या पढ़े, हमने क्या क्या पढ़ा. हमने सबसे पहले देखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के बाद देखा आईटी एनेबल्ड सर्विसेज. आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के बाद देखा केपीओस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज. उसके बाद देखा ऐसे इंट्रा ग्रुप लोन्स, लोन इन आईएनआर. फिर देखा इंट्रा ग्रुप लोन्स, लोन इन फॉरेन करेंसी अप टू 250 करोड़. फिर देखा लोन इन फॉरेन करेंसी मोर देन 250 करोड़. फिर कॉर्पोरेट गारंटी. फिर देखा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड R&D सर्विसेज.
फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड R&D सर्विसेज रिलेटेड टू जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग। फिर देखा मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट्स एंड नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट्स। फिर लो वैल्यू एडिंग इंटर सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसका मैक्सिमम मार्कअप 5% से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपसे मार्कअप इतना बेसिकली 5% से ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देखो, अब अपने अलग अलग डेफिनेशन में आते हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अपने पहले तीन में तो मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही देख रहे थे ना, इंप्लॉय कॉस्ट भी देख रहे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख रहे थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही तुमको परसेंटेज देखना है हर जगह। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग कॉस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, stock based compensation provided by associate enterprises, reimbursement to the associate enterprises incurred by the associate enterprise, amounts recovered। एक बार गो थ्रू कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। ये सब चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि प्रोविजन, जैसे कि प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस, loss on transfer of assets or investments other than the assets on which depreciation is included in the operating expense। depreciation operating expense का पार्ट है, वो रहेगा। expense on account of income tax, other expenses not relating to normal operations, ये operating expense का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगेन जो आपका बेसिकली नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: इंटरेस्ट इनकम, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, सेम इनकम टैक्स रिफंड, provision reversal, extraordinary income, other income not relating to normal operation। Operating profit margin is basically operating expense, means the ratio of the operating profit before the being the operating revenue in excess of the operating expense। basically आपका जो operating revenue minus operating expense is equal to operating profit। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी आपका है टू दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब अगर आप यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसके एक्सप्रेस में परसेंटेज में एस्टैब्लिश करना होता है, जो भी मार्जिन मैंने पढ़ाया आपको। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट इन विच द ऑप्शन फॉर सेफ हार्बर इज वैलिडली एक्सरसाइज्ड। जिस भी साल में आप सेफ हार्बर रूल वैलिडली ऑप्ट कर रहे हो तो वही आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर माना जाएगा। अकाउंटेंट एक बार देख लीजिए, means an accountant referred to an explanation to 2882 मतलब income tax में CA in practice, and it includes कौन person recognized for undertaking cost certification by government of the country where the associate enterprise is registered। मतलब उस foreign country जहाँ पे वो situated है उस country में भी अगर कोई cost certification कर सकता है वो भी यहाँ पे एक accountant माना जा सकता है। ठीक है, मतलब वो जो कॉस्ट पुलिंग हम करते हैं लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज में, उसमें वो लोग भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरेटेड और एनी ऑफ इट्स एजेंसी हु फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, इफ ही इज परसुइंग द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी इंडिविजुअली, और अगर वो वैल्यूअर है, then his annual receipt in the year preceding the year in which cost certification undertaken exceeds 1 year। मतलब वो कम से कम उसका रेवेन्यू जो है ना 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए लास्ट ईयर, एंड ही हैज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years अगर वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो। दूसरा, इफ ही इज अ मेंबर और पार्टनर इन एनी एंटिटी एंगेज्ड इन रेंडरिंग अकाउंटेंसी और वैल्यूएशन सर्विसेज, ये हो गया पार्टनरशिप फर्म। देन एंटिटी शुड बी हैव प्रेजेंट इन मोर देन 2 countries, मतलब कम से कम उसका प्रेजेंट 2 countries में से ज्यादा में होना चाहिए। एंड उसकी जो एनुअल रिसीट है उस एंटिटी की फर्म में, फर्म की जो एनुअल रिसीट है वो कम से कम लास्ट ईयर का जो उसका टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, गो थ्रू कर लेना। ये सब एम्प्लॉय कॉस्ट है बेटा। एम्प्लॉय कॉस्ट आपको याद होगा, मैंने आपको किस में पढ़ाया था, मैंने आपको किस में पढ़ाया था, केपीओ यूनिट्स के लिए। केपीओ यूनिट्स के लिए ये एम्प्लॉय कॉस्ट निकाला जाता है। 40% है कि 60%, 40 से है कि 40 से 60 के बीच में, कि मोर देन 60 है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में ये सब चीज आ जाता है, जैसे कि सैलरी, वेजेस, ग्रेचुटी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड अदर फंड्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, ये सब वही अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, बोनस, कमीशन, सारा वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा सर। वेयर द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एम्बेडेड इन द टोटल आउटसोर्सिंग एक्सपेंस इज नॉट एसेटेबल, ये बस गो थ्रू कर लेना बेटा, एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कितना कराया आपको, कोई भर भर के थोड़ी ना रट्टा मारना है अपने को। ठीक है, चलिए,
ये देखिएगा, अगर आपको याद होगा आर्म्स लेंथ प्राइस और एक्चुअल प्राइस में अगर 3% से ज्यादा अगर डिफरेंस नहीं है तो टॉलरेबल लिमिट है, राइट? याद है? सेकंड प्रोविजो टू 92C2 एएलपी में पढ़े थे। वेरिएशन बिटवीन आर्म्स लेंथ प्राइस एंड प्राइस एट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज टेकन इफ डज नॉट एक्सीड 3%, the price at which the international transaction or SDT has actually been undertaken shall be deemed to be the ALP. No such comparability will be made to the transfer price declared by the eligible SSE and accepted under this. सेफ हार्बर में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुमने जो निकाल लिया और तुम्हारा जो एक्चुअल है, आई मीन तुम्हारा जो एक्चुअल अलाउड है और तुमने जो निकाला उसमें 3% का डिफरेंस है। ना ना ना, ये 3% का डिफरेंस सेफ हार्बर में, सेफ हार्बर में एकदम उतना मिनिमम तुमको दिखाना पड़ेगा। अगर आप सेफ हार्बर में चले गए तो उसका ये मतलब नहीं है कि यू डोंट हैव टू मेंटेन एनी डॉक्यूमेंट्स, यू डोंट हैव टू फर्निश एनी रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट व्हिच यू हैव टू डू अंडर 92E। यू हैव टू डू एवरीथिंग, you have to maintain documentation irrespective whether the SSE exercises the option of safe harbor or not. You have to maintain everything. 92D and 92E furnished transfer pricing report has to be done. इसमें दिया हुआ जो सबसे पहला बात था कि कौन सेफ हार्बर में जा सकता है, तो गाइस यही चीज है। अल्टीमेटली जो सर्विसेज का नाम हमने पढ़ा था वो सब यहाँ दे दिया है। हु इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग दिस ऑल सर्विसेज, IT development, software development, IT enabled services, KPO services, insignificant risk to a non-resident associate enterprise, इंट्रा ग्रुप लोन है, कॉर्पोरेट गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, engage in manufacture and export of core and auto core non-core auto components when 90% of turnover during the relevant previous year is the nature of the original equipment manufacture sales। ठीक है? रिसीट ऑफ लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज, इंट्रा ग्रुप सर्विसेज फ्रॉम वन और मोर मेंबर ऑफ द ग्रुप। याद रखिएगा यहाँ पर इफ यू आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन सेफ हार्बर, एसएससी को यहाँ पे 3CEFA, जैसे अपने 3CEB पढ़े थे ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, वैसे एसएससी अगर सेफ हार्बर में जा रहा है ना तो उसको 3CEFA, ठीक है, सेफा 3CEFA, सेफा सेफा सेफा, उसको 3CEFA, सेफ है तो सेफा, ठीक है। 3CEFA सेफ हार्बर रूल जो है वो अगर वो ले रहा है तो उसको 3CEFA फॉर्म फाइल करना पड़ता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, मतलब 3CFA उसको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा for furnish before the due date of furnishing return of the income of the relevant assessment year when the option is exercised only for that particular year, or for first of the assessment years in case the option is exercised for more than one assessment year। मतलब मान लीजिए आपने 2 साल का एक साथ ऑप्शन ले लिया तो आपको फर्स्ट ईयर में ही ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के रिटर्न के पहले। रिटर्न ऑफ इनकम ऑब्वियसली विल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग सच फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन फॉर सेफ हार्बर वैलिडली एक्सरसाइज शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन फॉर्म सेफा, आप जितने साल के लिए कर रहे हो, और फॉर पीरियड ऑफ 3 years विच एवर इज लेस। मैक्सिमम 3 years के लिए आप एक बार में सेफ हार्बर के लिए जा सकते हो, हमेशा के लिए नहीं जा सकते हो। इन सम केसेस ये खाली 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। Eligible SSE may opt out of the safe harbor for any year by furnishing a declaration to that effect by to the AO। आप निकल भी सकते हो सेफ हार्बर से जब भी आपको निकलना है, बट मैक्सिमम 3 साल के लिए ही आप जा सकते हो, उससे ज्यादा के लिए नहीं जा सकते हो। सर एक बात याद रखिएगा कि इफ यू आर लोकेटेड इन अ नोटिफाइड जुडिक्शन, याद करो NJA, जुडिक्शन लोकेटेड इन अ नॉन जुडिक्शनल और NJA, ठीक है, नोटिफाइड जुडिक्शनल, ठीक है। एनजीए में अगर आप नोटिफाइड वहां पे किसी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन करो तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नथिंग कंटेंट इन सेफ हार्बर रूल्स विल अप्लाई फॉर दोज एलिजिबल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू विद एसोसिएट एम्प्लॉइज लोकेटेड इन नॉन जे एनजीएस, ठीक है, और इन अ नो टैक्स और लो टैक्स कंट्री और टेरिटरी। जहाँ पे लो टैक्स का टेरिटरी या नो टैक्स टेरिटरी है, कंट्री टेरिटरी इन विच द मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स इज लेस देन 15%, 15% से कम उसका इनकम टैक्स है, तो वो एक तरह से लो टैक्स टेरिटरी है और नो टैक्स टेरिटरी है। अगर आप उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं है। सर सेफ हार्बर रूल एक अपने आप में बहुत अलग है। DTAA में, टैक्स ट्रीटीज में, DTAA में एक प्रोसीजर होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, जो कि रिजॉल्व किया जाता है जो यूज किया जाता है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इफ एनी बिटवीन द एसएससी एंड द टैक्स, बिटवीन द एसएससी एंड द कंट्री, ठीक है, and the contracting state basically। So where the transfer pricing declared by the eligible SSE is accepted by the income tax authority as per safe harbor rule, let me tell you SSE will not be entitled to invoke treaty benefits, to invoke mutual agreement procedure under the agreement for avoidance of double taxation avoidance agreement। you get rule 10TG। सेफ हार्बर रूल्स फॉर एसडीटी, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया सेफ हार्बर रूल वो था आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए,
ठीक है, वो क्या किसके लिए था, वो था आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। बट अब मैं आज आपको सेफ हार्बर रूल जो पढ़ाऊंगा वो है आपका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए। तो दो कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने एसडीटी में, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट ने वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग में अलाउ किया है कि सेफ हार्बर दो तरह के एसडीटी में अलाउ किया जाएगा। क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिजिबल एसएससी मींस अ पर्सन, कौन इसमें आ सकते हैं? रूल 10H से लेके 10HC, who has exercised a valid option for application of safe harbor rules in accordance with the provision of rule 10HC। वो सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी होगा जो कि बिजनेस कर रहा है सप्लाई का, जनरेशन का, ट्रांसमिशन का एंड व्हीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में बिजनेस कर रहे हैं, जनरेशन, सप्लाई, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और इफ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे प्राइसेस गवर्नमेंट इजिली मार्जिन जो है फिक्स कर सकता है, डिक्लेयर देख सकता है, इंडस्ट्री में रिसर्च कर सकता है, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होता तो इसमें सेफ हार्बर रूल लगा दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड में प्रोक्योर कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइजेस के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करने वाला है, यहाँ पे एसडीटी में सेफ हार्बर रूल लगा लेगा। गवर्नमेंट कंपनी है, बिजनेस ऑफ जनरेशन, सप्लाई, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सेफ हार्बर रूल लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए जिसके लिए आपका सेफ हार्बर रूल लगेगा। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन which comprise of supply of electricity, transmission, wheeling or purchase of milk or milk products by a cooperative society from its members, from its members। ठीक है, तो सेफ हार्बर रूल देखो क्या है, पहले तो ये है सर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या होगा सर? मार्जिन, टैरिफ, टैरिफ फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग which is determined or methodology for determination of tariff approved by the appropriate commission as per the electricity act। यहाँ पे इन्होंने लॉ को बता दिया कि लॉ में जो टैरिफ अप्रूव्ड हो गया है वही टैरिफ आप आईटी एक्ट के हिसाब से भी फॉलो करेंगे। लॉ में जो टैरिफ अप्रूव हो गया है या मेथड अप्रूव हो गया है, दैट विल बी एज अप्रूव बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, दैट विल बी द सेफ हार्बर। परचेज ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, the price of the milk or milk products is determined at a rate which is fixed on the basis of quality of the milk। क्वालिटी जैसे कि फैट कंटेंट क्या है, सॉलिड नॉट फैट कंटेंट क्या है, फैट कंटेंट और सॉलिड नॉट फैट कंटेंट, उसके बेसिस पे उसकी प्राइस डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, ओके, एंड द सेड रेट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेंबर्स कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं। एंड द वोटिंग पावर हेल्ड बाय द मेंबर क्या है, वो भी फर्क नहीं पड़ता। एंड सच प्राइसेस आर रूटीनली डिक्लेयर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द पब्लिक डोमेन, कि पब्लिक डोमेन में ये सारे प्राइसेस उनका रूटीनली डिक्लेयर रहता है, तो वही उनका क्या माना जाएगा, सेफ हार्बर माना जाएगा। व्हेन द रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी। तो प्राइस ऑफ द मिल्क डिपेंडेंट रेट विच इज फिक्स्ड ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क, namely fat content, solid not fat content, and it is irrespective of any quality, any quantity or percentage of shares। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास है तो ज्यादा प्राइस लगेगा, इस पे नहीं होना चाहिए। तो वही आपका जो है सेफ हार्बर रूल माना जाएगा। यहाँ पे भी बेटा आपको 3% का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, नो कंपेरेबिलिटी एडजस्टमेंट विल बी अलाउड। यहाँ पे भी 92D फॉर टीपी डॉक्यूमेंटेशन, 92E विल बी एप्लीकेबल whether you are taking safe harbor rules or not। For opting safe harbor, the SSC will require to furnish a form 3CEFB। आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के सेफ हार्बर में हो तो 3CEFA है, आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में सेफ हार्बर में जा रहे हो तो 3CEFB है। टू द AO ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, एंड रिटर्न शुड बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। एकदम क्लियर है, फॉर्म के पहले आपको जो है रिटर्न फर्निश अपना करना पड़ेगा सर। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने इसका जो समरी है वो लास्ट पेज में दे दिया है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप उसको देख लीजिएगा सर। ठीक है, मेरे हिसाब से सेफ हार्बर रूल में आपको मैक्सिमम ये लोग जो बेनिफिट्स है, जो परसेंटेजेस है, जो मार्जिन है, वो आप लोग को MCQ में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको फाइनल एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ भी गया तो मैंने आपको इतना कवर करा दिया कि आप इसका आंसर कर पाओगे।